जब ज्योमेट्री की बात आती है तो सब घबरा जाते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आज आपके लिए हम लेके आए ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे वीडियोस जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं। और अगर एंड पे जाके अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या है, एक रोम्बस का दो ऑपोजिट एंगल्स दिया हुआ है, ईच ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड हर एक साइड की मेजर जो है ना, नाप कितना है, 10 सेंटीमीटर है। हर एक साइड की मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल। जो स्मॉलर डायगोनल है, ये एक डायगोनल हो सकते हैं और ये एक डायगोनल, तो ये तो लार्जर हो गया और ये हो गया स्मॉलर, तो हमें इसका लेंथ निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो रोम्बस के ऑपोजिट एंगल दिया हुआ है 60-60। हमें पता है किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल की अंदर की जितने भी कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, टोटल होता है 360 डिग्री। तो इन दोनों को मिला के हमारा कितना होता है, 120 डिग्री। बचा कितना है, 360 माइनस 120, तो कितना बचा है, 240। मतलब क्या है, इन ये दोनों एंगल मिला के होगा 240। अब हमें पता है रोम्बस की जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। तो दो इक्वल एंगल्स में अगर ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 120 120, ये पूरा आएगा 120, ठीक है, और ये भी पूरा आएगा 120। अब एक चीज और भी है, रम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या है, अगर हमें इसका लेंथ निकालना है ना, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करेगा। इस एंगल को दो एंगल में कन्वर्ट करेगा, मतलब दो पार्ट करेगा इसी एंगल का। तो इक्वल दो, बाइसेक्ट मतलब इक्वली दो पार्ट करना, ठीक है। तो ये डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो फिर ये एंगल और ये वाला एंगल, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, तो दोनों सेम आएगा। तो 120 डिग्री अगर है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 60 60 आता है। इसका मतलब क्या है, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। तो ऐसे ही ये भी हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 120 है और डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो 60 60 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री है। तो अगर तीनों एंगल 60 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। और तभी हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये भी जानते हैं कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो तीनों साइड इक्वल है ना, तो अगर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। ये क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी सीपीयू एसआई एग्जाम में। अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें बोला गया है एक रेक्टेंगल की अगर साइड्स को, मतलब लेंथ और ब्रेथ को अगर इंक्रीज किया जाता है, तो लेंथ को अगर इंक्रीज किया जाता है 10% और ब्रेथ को अगर इंक्रीज किया जाता है 15%, तो फिर एरिया में कितनी इंक्रीमेंट होगी, कितना इंक्रीज होगा एरिया। तो हमें ये निकालने के लिए सिंपल, इतना ज्यादा सोचो मत इसके बारे में, सिंपल एक ट्रिक और एक फॉर्मूला अपनाना है। क्या है, अगर इंक्रीज का केस है, दोनों के केस में इंक्रीज है ना, दोनों ही लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज हुआ है, तो आपको क्या करना है, लेंथ जितने परसेंट हुआ है और ब्रेथ जितने परसेंट हुआ है, ये दोनों यहाँ लिख देना है प्लस करके, और फिर ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख देना है, और नीचे 100 से करना है, 100 लिखना है, बस इतना करना है। इंक्रीज के केस में दोनों लिखना है, कितने परसेंट है, ये दोनों यहाँ प्लस करना है, और प्लस देके दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ करना है, और फिर 100 नीचे देना है। अब इसका कैलकुलेशन करते, 25 प्लस 150 बाई 100, ये करेंगे तो 25 प्लस 1.5 कितना हो गया, 26.5। तो 26.5% हो गया इंक्रीमेंट जो कि एरिया में। अब ये जो क्वेश्चन है, ये हर किसी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स। जो इस वीडियो में जितने भी साम्स आपको दिखाएंगे, तो वो ध्यान से, अगर आप स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट आई मीन सेंट्रल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोनों ही केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे साम। तो इग्नोर मत करना इस साम को, तो साम को देखो और सारे साम्स को देखना केयरफुली। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो आपके सामने, ये भी पहले के जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस ये है, पहले वाले केस में दोनों ही इंक्रीज केस थे, मतलब लेंथ और ब्रेथ अगर इंक्रीज होता है तो एरिया में कितनी इंक्रीमेंट होगी। तो दोनों इंक्रीज केस है, तो ऑब्वियसली एरिया में इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीज होगी एरिया। तो इसमें देखो, लेंथ डिक्रीज हो रहा है 50%। अगर लेंथ डिक्रीज होता है 50% और ब्रेथ इंक्रीज होता है 10%, तब जाके एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हमें निकालना है।
तो मैंने बोला था पहले वाले केस में कि दोनों जो परसेंटेज है उनको ऐड करो और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करो, इस पार्ट को भी प्लस करना है। अब इस केस में क्या करना है, वैसा ही पैटर्न में हम करेंगे, लेकिन जब डिक्रीज का केस आता है ना, तो जो डिक्रीज के साथ जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, डिक्रीज वाले केस में हम माइनस साइन यूज करेंगे और इंक्रीज वाले केस में प्लस साइन। जैसे कि पहले वाले सम में हमने सारा प्लस प्लस किया था क्योंकि इंक्रीज केस था। अब डिक्रीज केस में क्या करेंगे, डिक्रीज केस में 15% है ना, तो दोनों परसेंटेज को मैंने पहले वाले सम में दिखाया था प्लस करके। अब इस परसेंटेज को जो 15% है डिक्रीज है तो -15 लिखा, और ये इंक्रीज है, ब्रेथ का कितना है, ब्रेथ का 10% इंक्रीज है तो इसको प्लस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस हमने दे दिया, ऊपर क्या करेंगे, ये जो 15 वाला डिक्रीज वाला पार्ट है, डिक्रीज वाले पार्ट के साथ माइनस रखना है और इंक्रीज वाले के साथ प्लस। अब यहाँ ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आता है, ये हो गया -5 और ये हो गया -150 डिवाइडेड बाय 100। अब देखेंगे -5 और ये हो गया -1.5, ये हो जाता है -6.5। माइनस में आया है इसका मतलब डिक्रीज हुआ है, तो फिर डिक्रीज कितना हुआ है एरिया में, चेंज परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, तो चेंज इतना हुआ है, 6.5% डिक्रीज हुआ है क्योंकि माइनस साइन है। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ सीजीएल के लिए है, ये किसी भी एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप सीएचएसएल या जीडी या एमटीएस या फिर किसी स्टेट और गवर्नमेंट के एग्जाम्स में बैठ रहे हो तो उस एग्जाम में भी आ सकता है। तो क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम्स में आप देख सकते हो कि कोई कहता है बहुत टफ हो गया है क्वेश्चन पेपर, कभी कोई कहता है बहुत इजी है, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये इस वाले मतलब इस टाइप के सम जो है ना आपके एग्जाम में नहीं आएंगे अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो ये आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो, तो ये भी सम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसको समझते, ये फिगर दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि इस शेडेड पोर्शन की एरिया निकालना है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इतना, इतना मतलब इस पार्ट का मेजरमेंट कितना है, ए है। ये क्या है, ये सर्कल का रेडियस है, तो मतलब रेडियस ए दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये पार्ट भी ए है और ये पार्ट भी ए है और ये पार्ट तो है ही दिया हुआ है, ठीक है। हमें सर्कल का ये ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये जो सेमी सर्कल है ना एबीडी सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल से अगर ये जो ट्रायंगल एबीडी, ये ट्रायंगल जो एबीडी है ये अगर हम माइनस कर देते हैं, ये पूरा सेमी सर्कल जो है इस सेमी सर्कल से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो फिर हमें इन दोनों शेडेड पार्ट्स की एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सेमी सर्कल का एरिया लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। आर यहाँ क्या है, रेडियस है, रेडियस कितना है, ए है, तो यहाँ हम ए लिख लेते हैं, पाई ए स्क्वायर बाई 2। ये किसका एरिया हो गया, ये सेमी सर्कल का। तो मैंने क्या बोला, इस सेमी सर्कल के एरिया से ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस करना है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं ये दो ट्रायंगल बना हुआ है, तो एक ट्रायंगल का कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम ले सकते हैं, ट्रायंगल के एरिया जो फॉर्मूला है। तो इस ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस कितना है, ए है, हाइट कितना है, ए है, तो ए इंटू ए, तो कितना आ गया, हाफ ए स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल का एरिया जो है हाफ ए स्क्वायर आ गया, सेम इसका भी हाफ ए स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों का अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा ए स्क्वायर, दोनों का ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो सेमी सर्कल का जो एरिया है इसमें से इसको ए स्क्वायर को माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आ गया, हमें मिल गया शेडेड पोर्शन का एरिया। अब हम देखते हैं कि आंसर किस पैटर्न में दिया हुआ है, सेम ऐसा ही आंसर है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करते हैं। तो फिर हम देख सकते हैं ऐसा तो आंसर कोई भी दिया हुआ नहीं है, तो हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, आ जाता है पाई बाई 2 माइनस 1। यहाँ ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1 ये है, ये हो। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है और इन दोनों की साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर साइड से और बीच वाले एंगल जो है 45 डिग्री। इस केस में कैसे निकालना है, एरिया की तो बहुत सारे फॉर्मूलास हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर जाके हमें पता है जैसे हीरोन्स फॉर्मूला s रूट ओवर s इंटू s माइनस ऐसे करके। फिर हमारे पास है कोऑर्डिनेट पॉइंट से ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं। एक और फॉर्मूला आप जान लो, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उस केस में कैसे निकालना है, हाफ इंटू
दोनों साइड इक्वल साइड है उनका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, ठीक है। और साथ में इंटू करेंगे क्या, साइन ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, साइन ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल जो है 45 डिग्री, ठीक है। तो हाफ इंटू साइड का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो हमारे पास ये आ गया 50/√2, ठीक है। अब 50/√2 यहाँ आंसर में है नहीं, तो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है। इसको हम लिख सकते हैं 25 into 2 divided by √2। अब 2 को हम √2 into √2 लिख सकते हैं और नीचे √2 आ गया, ठीक है। अब √2 कैंसिल करेंगे, क्या आ जाता है 25√2। तो 25√2 है क्या यहाँ, हाँ है, तो 25√2 हो गया, सेंटीमीटर्स हो गया। तो होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके दिखाया है, ये किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम। मैं बार बार वही चीज दोहरा रहा हूँ। तो फिर आपको ये वीडियो, आप अगर वीडियो समझ में, अगर कोई भी सामग्री समझ में ना आए तो उसको रिपीट करो, फिर से रिप्ले करो और देखो, समझ में आ जाएगा। जैसे समझाया गया है ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अगर आखिर में जाके अगर पूरा आपने वीडियो देखा है, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना।